नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम नवंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से ये पूरी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन वीडियो है। इसमें हम जितने भी नवंबर के जो करंट अफेयर्स है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पूरे नवंबर मंथ में डेली करंट अफेयर्स वीडियो को फॉलो नहीं किया है। वो आज की क्लास में नवंबर का पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हुए चलेंगे। और जिन लोग को बहुत इन डेप्थ चीजों को देखना है, समझना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो वो डेली मॉर्निंग में मैं 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ, उसको आप डेली फॉलो करते रहिए। और बाकी मंथ के लास्ट में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उनका मैं रिवीजन सेशन इसी तरीके से लेके आती रहूंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोगों से लास्ट बात कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डिकोड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से आपको मिलती रहेगी और आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा इंटरपोल जनरल असेंबली की मेजबानी कर रहा है। देखिए, सब हम लोगों ने क्लास में बात किया था। तो इसकी जो मेजबानी दोस्तों कर रहा है, वो कर रहा है भारत कर रहा है। ठीक है, इंटरपोल जनरल असेंबली की मेजबानी। और इस बार जो देखा जाए तो ये 90th ठीक है इंटरपोल जनरल असेंबली है। इसके बारे में बात किया जाए तो भारत जो है इसकी मेजबानी किया कब दोस्तों? अक्टूबर में किया था। ठीक है, ये किया जा चुका है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी मेजबानी अक्टूबर में हुई थी, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था और लगभग 25 साल के बाद भारत ने इसकी मेजबानी की है। इसके पहले 1997 में भारत ने इंटरपोल महासभा की मेजबानी की थी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल की बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। और जब 1923 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के नाम से जाना जाता था। मैं बोलती जा रही हूँ, आप चीजों को लिखते जाइए। लेकिन आगे चल करके 1956 में इसे इंटरपोल कहा गया। ठीक है, 1956 में इसे इंटरपोल कहा गया। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों तो लियोन, ठीक है, जो कि फ्रांस की एक जगह है, लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के लियोन में। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख की बात करें तो जर्गन स्टार्क, ध्यान रखिएगा, जर्गन स्टार्क जो है वो इसके प्रमुख हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था इंटरपोल से रिलेटेड जो है बात, क्योंकि जो 90 यहाँ पे इंटरपोल महासभा हुई है वो दिल्ली में हुई है 25 साल के बाद। इसके पहले 1997 में किया गया था भारत में। और यहाँ पे जो इसका मेन हेडक्वार्टर लियोन, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदी का पहला एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया गया है? देखिए, ये एमबीबीएस कोर्स है जो मेडिकल से रिलेटेड और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कोर्स है, उनकी जो लैंग्वेज इंग्लिश में रही। लेकिन हर किसी को सहूलियत देखा जाए तो हर कोई जो है बहुत ज्यादा हिंदी बेल्ट के हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने जो है भोपाल में, ठीक है, पहला एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया है। तो जो है भोपाल में हिंदी का पहला एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, तो ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक, देखिए इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे पूछ रहा है कि भुखमरी जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो इस वर्ष जो रहा है वो 107वां रहा है। काफी भारत सरकार ने इसकी आलोचना भी की, इस रिपोर्ट की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये भी रिपोर्ट जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी रिपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो पूछा जाता है कौन जारी किया है, फर्स्ट रैंक पे कौन था, भारत जो है कितने देशों में इतने रैंक पे रहा है। तो ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं 107वें रैंक पे भारत रहा है तो कितने देशों में? 121 देशों में। ठीक है, 121 देशों में भारत की जो रैंक रही है वो 107 रही है और काफी गंभीर श्रेणी में, ठीक है, यहाँ पे रखा गया है, काफी गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। और इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया है वो ध्यान रखिएगा, तो एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और साथ ही साथ देखा जाए तो वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड हंगर
वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे जो 121 देशों में 107वीं रैंक पे भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल निलंबन पुल केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। देखिए इन सब चीजों के बारे में मैंने क्लास में बात किया था कि क्या होता है केबल सा निलंबन पुल। ठीक है, तो इन सब चीजों देखिए ऐसी चीजों के लिए आपको जो है डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारी चीजों को हमें रिविजन करना होता है, तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करिए। तो ये जो भारत सरकार के द्वारा जो भारत के पहले केबल सा निलंबन पुल को मंजूरी दिया गया बनाने की, वो देखिए कृष्णा नदी की बात दोस्तों किया जाए, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये नदी है, और इसी नदी पर भारत के पहले केबल सा निलंबन पुल को मंजूरी दी गई बनाने की भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कृष्णा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई। देखिए ये भारत की पहली राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस कोयला से रिलेटेड सम्मेलन और प्रदर्शनी को आयोजित किया गया। तो कहां पे, तो ये देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये देखा जाए वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड माइनिंग, ठीक है, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति है, जो कि किसके संरक्षण में, कोयला मंत्रालय के संरक्षण में, ध्यान रखिएगा कोयला मंत्रालय के संरक्षण में इस कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी को आयोजित किया। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, थीम देख लीजिए आप लोग कि भारतीय कोयला, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर, ठीक है, भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। ठीक है, ये इस थीम थी, सतत खनन। ठीक है, अब चूंकि बात करें कोयला के बारे में दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि वर्ल्ड में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ऐसा, और इसको जो है संरक्षित करने वाला देश या फिर भंडार करने वाला देश कौन सा है। अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने में, कोयला का उत्पादन करने में वर्ल्ड में देखा जाए तो चीन जो है सबसे आगे है, भारत सेकेंड नंबर पे। लेकिन अगर हम भंडारण की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका जो है वो फर्स्ट रैंक पे आता है और इंडिया का जो रैंक आ जाती है वो 5th आ जाती है। ठीक है, इंडिया की किसमें, भंडारण में, ध्यान रखिएगा भंडारण में। और अगर उत्पादन में देखा जाए तो चीन है। लेकिन अगर हम इंडिया में राज्यों की बात करें कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है ये सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, और सेकंड नंबर पे दोस्तों उड़ीसा है, ठीक है, उत्पादन करने में। लेकिन अगर हम भंडारण की बात करें कि सबसे ज्यादा भंडारण कौन करता है, तो झारखंड, ठीक है, झारखंड जो है ये कोयले का सबसे बड़ा भंडारण करता है, और फिर सेकंड नंबर पे उड़ीसा ही आ जाता है, उड़ीसा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कोयले का। ठीक है, और ये पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी जो आयोजित की गई कहां पे दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, या कौन नियुक्त किए गए हैं। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखिए DY चंद्रचूड़ है, उदय उमेश ललित है, MV रमन है, या फिर शरद अरविंद बावड़े हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DY चंद्रचूड़, जो है ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उदय उमेश ललित का, जो कि 49th नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये 50th रैंक के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका जो कार्यकाल है ये काफी लंबा कार्यकाल है दोस्तों, इनको 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि इनकी सेवानिवृत्ति देखा जाए तो 10 नवंबर 2024 को होगी। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो की गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा, इनको नियुक्त किया गया DY चंद्रचूड़ को, और ये 50वें जो है न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन्होंने UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सैलेंडर लॉरेस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में। देखिए सैलेंडर लॉरेस की बात करें दोस्तों, तो ये एक देखा जाए तो निशाचरी स्तनधारी, यानी कि ये रात में ही, ये पूरी रात भ्रमण करता है एक तरीके से। सैलेंडर लॉरेस, आपके पास गूगल है तो गूगल सर्च करिए, इसकी थोड़ा फोटो तस्वीर देख लीजिए। हम लोगों ने क्लास में इसके बारे में बात किया था। तो इसके लिए एक देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, किस राज्य के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा सैलेंडर लॉरेस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। सैलेंडर लॉरेस जान लीजिएगा दोस्तों, निशाचरी स्तनधारी है, यानी कि रात में ये चलने वाला निशाचर है, यानी कि रात भर जगता है, स्तनधारी है।
पेड़ों पे रहता है पूरी रात, अपना जो जीवन काल ये ज्यादातर पेड़ों पे गुजारता है। और अगर IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय घोषित किया गया है, इसीलिए इसके संरक्षण का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु की सरकार ने सेलेनियड लॉरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट प्रश्न रहते हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो पंजाब में किया गया है। पंजाब में जो है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आप लोगों ने थोड़ा इन डेप्थ और पढ़ा होगा तो ये मुझे बताइए पंजाब में किस स्थान पे किया गया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 दिवसीय वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। देखिए 3 दिनों का जो है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस दौरान जो है इस वैश्विक युवा सम्मेलन, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन में देखा जाए जो युवा रहेंगे वो जो जलवायु परिवर्तन के जो कारक है उनके बारे में जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रति। ठीक है, तो ये 3 दिनों का जो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी बांग्लादेश ने की थी दोस्तों। बांग्लादेश जिसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, ढाका है, टका इसकी करेंसी। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ, ठीक है, देखिए मिशन लाइफ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। मिशन लाइफ, ठीक है, मिशन लाइफ की दोस्तों बात करें तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो लाइफ फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, लाइफ फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन शैली को अपनाना और जो हो रहा है जलवायु परिवर्तन उसको क्या करना, रोकना। ठीक है, तो जैसा पर्यावरण है उसके अनुकूल हमें अपने जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ठीक है, आसपास की जगहों को गंदगी नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के जो है उपयोग को कम करना चाहिए। यही क्या है, लाइफ मिशन है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने COP26, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर जो COP26 हुआ था, कहां पे दोस्तों, ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में आयोजित किया गया था, उस दौरान इस मिशन को चालू किया गया था। ठीक है, और इस वर्ष जो है इसका शुभारंभ किया गया है, कहां से, तो ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी शुरुआत की गई गुजरात से। ठीक है, गुजरात से जो है मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया है। लाइफ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, लाइफ फॉर एनवायरमेंट। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, मतलब क्या है, पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन शैली को अपनाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने निहांशु सेक के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग की मांग करते हुए आवेदन किया। ठीक है, तो निहांशु सेक जो पूछ रहा है वो किस देश से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जापान है। और ध्यान रखिएगा निहांशु शेक को हम जापानी शेक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से किड़वन करके, मतलब चावल का किड़वन करके ये जो है इस शेक को बनाया जाता है। वहां पे जितने भी जो पारंपरिक जो है त्योहार होते हैं, वहां पे जो लाइक कोई फेस्टिवल है, लाइक कोई विवाह समारोह है, इस तरह की जो पार्टी वगैरह होती है वहां पे इसका सेवन किया जाता है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जापान ने किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज के लिए जो है भौगोलिक संकेतक का आवेदन किया है, ऐसा पहली बार हो रहा है। इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया कि निहांशु शेक किस कंट्री से रिलेटेड है, ये जापान से। और जापान ऐसा पहली बार ऐसा कर रहा है कि वो किसी भी वस्तु के लिए, किसी उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक की मांग कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, मुंबई में किया जा रहा है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में किया जाएगा। और ये फरवरी 2023 में, ठीक है, फरवरी 2023 में किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। किसके द्वारा किया जाएगा, तो मसाला बोर्ड इंडिया के द्वारा। ठीक है, मसाला बोर्ड इंडिया के द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। और ये मसाला बोर्ड इंडिया जो है ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा सकता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और मसाला बोर्ड इंडिया के ही द्वारा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा फरवरी 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए ये चीज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे किया जाएगा नहीं, किया गया है, ठीक है। तो नवंबर में इसका आयोजन किया गया था, 16 नवंबर को काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है। और ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो चीज ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको पता है काशी और तमिल ये दोनों ही क्षेत्र हमारे प्राचीन भारत से संबंधित है। अगर आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो काशी के भी बारे में पढ़ते हैं हम, तमिल के भी बारे में पढ़ते हैं, खासकर जब हम संगम काल पढ़ते हैं तो वहां तमिल के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो इनकी बहुत ही प्राचीन विरासत रही, प्राचीन संस्कृति रही है और प्राचीन संस्कृति के ही मेल के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 16 नवंबर को किया गया, ठीक है। और इसका जो मद्रास यहाँ पे जो मेजबान भागीदार रहा है वो IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास और BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है इसका मेजबान भागीदार रहा है। और यहाँ पे तमिल जो है यानी कि तमिलनाडु से बहुत सारे लोगों के जैसे स्टूडेंट हो गए, वहां के जो कुछ विद्वान हो गए, वहां के पूरा समूह जो है वो काशी में आया रहा और यहाँ की संस्कृति के बारे में अध्ययन किया, विचार किया और एक दूसरे से पुनः जो है काशी और तमिल संगम को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया काशी तमिल संगम के दौरान, ठीक है। ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय डाल देंगे, ठीक है, लेकिन इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 का भारत में कौन सा इंडेक्स स्थान है। तो ये देखिए अभी मैं जितने भी इंडेक्स है उनको कुछ शामिल की हुई हूँ। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो कि बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं जो है वो या फिर सामाजिक जो योजनाएं हैं किस तरीके से लागू की गई है, कितना जो है पेंशन कवर किया गया है इंडिया में, वो स्थिति बताता है ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। और इसमें जो है इस वर्ष भारत की स्थिति देखा जाए तो 41 है, ठीक है। कितने कंट्रीज में, तो 44 कंट्रीज में, बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक जो है स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी नहीं है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और यहाँ पे जो 44 देशों में 41 रैंक है इंडिया के। और ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया है दोस्तों वो किया गया है मर्सर, ठीक है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। और पिछले वर्ष अगर इसकी रैंक देखी जाए, चूंकि 22 में तो ये है, 21 में देखा जाए तो ये 40 रैंक थी, कितने कंट्रीज में, 43 कंट्रीज में थी, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए टॉप की कौन सी कंट्री रही है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो आपको आइसलैंड दिखती है, ठीक है, आइसलैंड है टॉप पे। उसके बाद देखा जाए तो नीदरलैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों डेनमार्क जो है वो यहाँ पे हमें टॉप कंट्रीज दिखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, ठीक है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 41 है, कितनी कंट्रीज में, 44 में। आइसलैंड टॉप पे रहा है, उसके बाद नीदरलैंड उसको फॉलो करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकाश फॉर लाइफ जो अंतरिक्ष सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा दोस्तों देहरादून, उत्तराखंड की जो राजधानी है वहां पे जो है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका आयोजन किया जा चुका है, नवंबर में किया गया, ठीक है। नवंबर 2022 में आकाश फॉर लाइफ का आयोजन किया गया, पहली बार किया गया था, नवंबर 2022 में किया गया देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है। और किस राज्य को किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार दोस्तों दिया गया उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को या फिर महाराष्ट्र को। तो ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन सब मैं पूछ रही हूँ तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, सेकंड के लिए आंसर देते हुए करिए, क्योंकि बार बार कहती हूँ अगर आप लोग आंसर देंगे तो इससे आपका रिविजन होगा और जिन लोगों को आंसर नहीं पता होगा उनको भी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, वो ध्यान से चीजों को देखते हुए चले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसे पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। और चूंकि उत्तर प्रदेश को दिया गया है इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो किस श्रेणी में, तो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये देखिए फर्स्ट रैंक पे था, सेकंड रैंक पे जो है मध्य प्रदेश रहा है, फिर उसके बाद तमिलनाडु जो है वो हमें थर्ड रैंक पे दिख रहा है तमिलनाडु, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रंप अभ्यास संपन्न हुआ। टाइगर ट्रंप काफी चर्चा में रहा, ठीक है, और ये देखा जाए भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच में जो एक टाइगर ट्रंप नामक अभ्यास किया गया, इसके बारे में अगर देखा जाए तो देखा जाए ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा ये ट्राई सर्विस अभ्यास था, ठीक है, ट्राई सर्विस अभ्यास है। ये ट्राई सर्विस से तात्पर्य ये है कि इस अभ्यास में तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये चूंकि जो पहला ट्रंप अभ्यास हुआ था वो 2019 में हुआ था, टाइगर ट्रंप, और ये भी विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। तो देखिएगा टाइगर ट्रंप अभ्यास है और ये ट्राई सर्विस है। देखिए इंदिरा अभ्यास भी भारत करता है, किसके साथ, इंदिरा अभ्यास भारत जो आयोजित करता है वो रशिया के साथ करता है। ये भी ट्राई सर्विस अभ्यास है। ट्राई सर्विस यानी कि तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां होती है इस अभ्यास में भाग लेती है। तो हमें दो ट्राई सर्विस दिख रहा है, एक अमेरिका के साथ टाइगर ट्रंप, एक रशिया के साथ इंदिरा, ठीक है, इंदिरा अभ्यास करता है भारत। ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इसके पहले भी जो पहला टाइगर ट्रंप अभ्यास हुआ था वो भी विशाखापट्टनम में 2019 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये जो सेंसिटिव जो वर्ग होता है, ठीक है, संवेदनशील वर्ग जैसे कि महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं हो जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य को पलायन करती, उनकी निगरानी के लिए, जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनकी निगरानी के लिए माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे दोस्तों, तो मुंबई में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुंबई में जो है भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित किया जा रहा है। लोथल आप लोगों को पता ही होगा, डाकयार्ड, ठीक है, सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन डाकयार्ड गोदीवाड़ा, जो कि हमें पता है कि जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहां पे जो है गुजरात का लोथल सुनने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पे जो है जो हमारे देश की समुद्री विरासत है, जो इतनी बड़ी समुद्री सीमा है, उसके जो प्राचीन इतिहास रहा उसको दिखाने के लिए, उसकी खूबसूरती, उसके इतिहास को दुनिया भर के सामने लाने के लिए लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है विकसित किया जा रहा है। और ये अपने तरह का पूरे विश्व में पहला पहल है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 21 योजना के तहत, तो सागरमाला योजना के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। और किसके सहयोग से, तो जो गुजरात सरकार और साथ ही साथ देखा जाए पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से इस परिसर का विकास किया जा रहा है, ठीक है। किस योजना के तहत, सागरमाला परियोजना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सागरमाला जो योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी। और ध्यान रखिएगा लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित किया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कहाँ किया जा रहा है, लोथल जो कि गुजरात में है। और ये देखा जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित स्थल है और यहाँ पे सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा के साक्ष्य में मिलते हैं लोथल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने 4 वर्ष बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, देखा जाए FATF ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया किस देश को 4 साल के बाद, तो पाकिस्तान को। 2018 में पाकिस्तान को शामिल किया गया था। बार बार वार्निंग दी जा रही थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कि भाई सुधर जाओ नहीं तो तुमको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और अब पाकिस्तान को हटा दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ म्यांमार को शामिल किया गया था। देखिए ब्लैक लिस्ट में इस समय देखा जाए तो ईरान है, और आप देखने को मिल सकता है कौन दोस्तों, उत्तर कोरिया जो है ये ब्लैक लिस्ट में, UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था अभी हाल फिलहाल में। और बात करते हैं FATF के बारे में। देखिए ये जो बॉडी है इसके बारे में जान लीजिए। FATF का जो गठन किया गया था 1989 में किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग को केस को लेकर के जो है इस आयोग का गठन किया गया था, इस पूरे संगठन का गठन किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, काले धन को, ठीक है।
लेकिन आगे चल करके जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, ठीक है, और उस समय जो है आगे चल करके इसको जो है आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए इसको इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है, इसको एक तरीके से कार्यवाही बल में इसको शामिल किया गया आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए, ठीक है। तो जो देश, अगर कोई देश ऐसा लगता है कि ये टेरर फंडिंग कर रहा है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे देशों को जो है FATF ग्रे लिस्ट में पहले एज अ वार्निंग के तौर पर रख देता है कि तुमको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसी गतिविधियों को अपने देश में रोक दो, वरना तुमको ब्लैक लिस्ट करके तुम्हारे पूरे जो है जितने भी वर्ल्ड के से तुमको फाइनेंशियली जो असिस्टेंट मिलते, जो सहायता मिलती है, उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से वार्निंग होती है ग्रे लिस्ट में शामिल करना किसी भी कंट्री को। और FATF 1989 में जो बनाया गया था, इसमें देखा जाए इस समय मेंबर्स की बात करें तो 37 मेंबर्स प्लस 2 यहाँ पे ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन है, और देखा जाए गल्फ खाड़ी जो है संगठन है, उसको शामिल किया गया। भारत जो है इसका 2010 में जो है इंडिया जो है मेंबर बना था, एज अ 34th मेंबर बना था, ठीक है, चूंकि अभी 39 मेंबर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसका जो गठन किया गया था वो पेरिस में किया गया था, ठीक है, पेरिस कैपिटल है किसकी, फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात शीतरंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो बहुत समय के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शीतरंग का जो नामकरण किया गया है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया, ठीक है, थाईलैंड के द्वारा जो है शीतरंग का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त की गई? देखिए, महिलाओं की जब नियुक्ति होती है, स्पेशली जो पहली महिला जो नियुक्त होती है किसी भी संस्था की, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, इंस्टीट्यूट की जो पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है वो कौन की गई है दोस्तों? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा, ठीक है, सी करेक्ट इसका आंसर है, डॉक्टर जी हेमा प्रभा की नियुक्ति की गई है एज अ ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में। अगर हम इस संस्था की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना की गई थी गन्ना प्रजनन संस्थान ICAR की, तो 1912 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही पुरानी ये संस्था है। हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों तो कोयम्बटूर जो है, ठीक है, कोयम्बटूर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, कोयम्बटूर जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, तो आप लोग थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं हमेशा बोलती हूँ पेन और नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करिए, मैं बोलती रहती हूँ, लिखते रहा करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इश्यू आ रहा है, नोटपैड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है, पहला जो अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे बनाया गया है, वो ध्यान रखिएगा कब मनाया गया? 3 नवंबर को मनाया गया, ठीक है, 3 नवंबर को मनाया गया। कब? पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई? ठीक है, निवेशक दीदी यानी कि एक तरीके से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है, यानी कि वित्तीय समावेशन। जो दूर दराज के तबके हैं, जो रिमोट एरिया है, वहां तक जो है वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना, यही एक पहल है और इसको निवेशक दीदी कहा गया। निवेशक दीदी यानी कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। और निवेशक दीदी जो पहल शुरू की गई है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है, IPPB के द्वारा किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई थी 2 नवंबर को किया गया था, और 2 नवंबर को ही भारत, ये जो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला, ठीक है, वित्तीय साक्षरता
ठीक है, वित्तीय साक्षरता शिविर जो है वो आयोजित की गई। कहां पे दोस्तों? श्रीनगर में की गई थी। 2 नवंबर को किया गया था 2022 को। किसके तहत? निवेशक दीदी पहल के तहत। क्योंकि महिलाओं को जनरली देखिए हर किसी से महिलाएं अपने मन की बात नहीं कह पाती, अगर उनको किसी चीज की समस्या कुछ नहीं आ रहा है तो हिचकती है, तो इसलिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। और इसी के थ्रू जो महिला होंगी, महिला जो कर्मचारी होंगे वो महिलाओं तक जाएंगी और उनसे समस्या जो कुछ होगा उनको बताए, वो दूसरी महिला बता सकेंगे और उनको वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको एक तरीके से फाइनेंस के बारे में बता सकेंगी। यही पूरा जो है निवेशक दीदी पहल की जो है एक तरीके से उद्देश्य। अगर हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये देखिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शुरुआत की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। कहां से? 1 सितंबर 2018, ठीक है, 2018 को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। ये चीज ध्यान रखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित किया गया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पवन टरबाइन है, ठीक है, विंड टरबाइन को स्थापित किया गया और ये भारत का सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा यानी कि 200 मीटर का ये विंड टरबाइन है, जिसको स्थापित देखिए कहाँ किया गया दोस्तों? तो गुजरात में किया गया, ठीक है, गुजरात में इसको स्थापित किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की किस राज्य में स्थित एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया? ठीक है, एबॉक क्लस्टर देखिए ध्यान रखिएगा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन यानी कि ध्यान रखिएगा, इस मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। और जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको क्लस्टर में जो है बनाया जाता है, कुछ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के क्लस्टर बनाया जाता है और उन सभी क्लस्टरों का एज जैसे सिटी अर्बन एरिया की तरह उनका डेवलपमेंट किया जाता है। जो जो आवश्यकता है अर्बन जो क्षेत्रों में जो है चीजें, जो सुविधा है वो सुविधा वहां पे जो है स्थापित की जाती है। और इस पूरे जो कुछ भी पैमाना है, जो कुछ भी मापदंड है, उनको पूरा करने वाला पहला जो है एबॉक क्लस्टर बना है, जो कि मिजोरम से संबंधित है। और बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की, इसकी शुरुआत दोस्तों ध्यान रखिएगा 2016 में की गई थी, ठीक है, 2016 में किया गया था। कब किया गया था? फरवरी में किया गया था, ठीक है, फेब 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो रिस्पॉन्सिबल, भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन जो प्राप्त किया है वो टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। जमशेदपुर टाटा स्टील ने जो है वो भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जहां पे मुझे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं और मैं बार बार कह रही हूँ अगर आपको इन डेप्थ जाकर की चीजें देखनी है तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन को फॉलो करें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो ये देखिए सबसे लंबा यात्री ट्रेन का संचालन का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने एक बहुत लंबी ट्रेन चलाई है जिसको देखा जाए 1910 मीटर ये लंबी ट्रेन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कितने कोच हैं दोस्तों, तो 100 कोच हैं, जिसमें बैठने की अगर सीटिंग की देखी जिससे व्यवस्था तो लगभग 4550 सीटिंग पूरी व्यवस्था है। तो 1910 मीटर लंबी 100 कोचों वाली ये ट्रेन स्विट्जरलैंड के द्वारा चलाई गई है, जो कि देश में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड है ये, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? देखिए जो प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है दोस्तों वो जनवरी में किया जाता है, ठीक है, 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में किया जाता है। तो जो 8 से लेकर के 10 जनवरी 2023 में जो 17वां, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है उसके मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुआना के राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा, गुआना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और अगर हम बात करते हैं जो ये प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में, वो किया जाएगा
जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर जो कि अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, इंदौर। और इंदौर के मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी तारीख को 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में जो है 9 जनवरी को भारत आए थे। इस कारण से इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो प्रवासी लोग होते हैं, जो यहाँ से लेकर दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन वो योगदान देते हैं हमारे देश के विकास के लिए, उन्हीं को सम्मान के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल एग्रीकल्चर होती है उस पे एक राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। कहाँ पे की जाएगी? हैदराबाद, मुंबई, गांधी नगर या फिर नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। ठीक है, जो है प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो केंद्रीय जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखू इमोंग बर्ड काउंट आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, तोखू इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन जो किया जा रहा है वो नागालैंड में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागालैंड में जो है तोखू इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ किस द्वीप पर स्थित है? देखिए, ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। और अभी हाल फिलहाल में 1 से 2-3 दिन के अंदर इसमें विस्फोट भी हुआ है। काफी समय के बाद, लगभग 40 वर्षों के बाद जो है इसमें विस्फोट हुआ है मोना लोआ। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक राज्य है जिसको कहते हैं हवाई द्वीप, वहां पे ये मोना लोआ स्थित है। और ये दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में ये जाना जाता है। मोना लोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये चर्चा में रहा है, इसलिए यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? अरुणा साईराम को। अरुणा साईराम को किस देश के द्वारा दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस की सरकार के द्वारा। ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने शिवेलियर पुरस्कार जो दिया है वो है कर्नाटक संगीत की मशहूर गायिका है, संगीतकार है कौन? अरुणा साईराम। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से ये संबंधित है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत की मशहूर गायिका है अरुणा साईराम, जिनको फ्रांस की सरकार के द्वारा शिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम चुनाव के लिए दिव्यांग हस्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला संस्करण कहां आयोजित किया? तो देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको भी चुनाव में बराबर जो है भागीदारी मिले, इलेक्शन उनका प्रॉपर भागीदारी हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग हस्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला जो संस्करण आयोजित किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, देखिए वो कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है दिव्यांग हस्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला संस्करण। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा सुगम चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये देखिए, एजुकेशन फॉर ऑल एक पहल इनिशिएटिव है जिसको एडटेक बायजू यानी कि जो बायजू है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका एक ग्लोबल पहला जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल एम्बेसडर जो नियुक्त किया है किसे? लियोनेल मेसी को, मलाला यूसुफजई को, बराक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये कि जो फुटबॉलर जिनका नाम है लियोनेल मेसी, इनको जो है ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एडटेक बायजू के द्वारा। किस पहल के लिए, किस इनिशिएटिव के लिए? तो एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कौन सा
देश कंट्री इन फोकस है, ठीक है। देखिए IIF की बात कर ले हम लोग, ये देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये 53वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ष का ये 53वां आयोजन किया गया, गोवा में किया गया है, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ध्यान रखिएगा ये 21 से लेकर के 28 नवंबर के बीच में इसका समापन भी हो चुका है। बहुत सारे अवार्ड जो है मिले हैं इस दौरान, हम लोगों ने काफी क्लास में भी इस पर डिस्कस किया है। तो इसका कंट्री इन फोकस का जो देश है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा वो कौन है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है कंट्री इन फोकस रहा है, ठीक है। इस वर्ष के जो IFFI का रहा है आयोजन जो 53वां था। और अगर देखें इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस फिल्म महोत्सव में कौन सा ऐसा पहला राज्य है देश का जिससे पहली बार अपना मंडप लगाया है, तो वो ध्यान रखिएगा बिहार। बिहार जो है वो पहली बार अपना मंडप, ठीक है, पेविलियन लगाया है किसमें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, तो बिहार है। और फोकस कंट्री कौन सी दोस्तों, कंट्री इन फोकस वो है फ्रांस, ठीक है। गोवा में आयोजन किया गया, 53वां था ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? तो ये वैदिक घड़ी जो है विश्व की पहली लगाई जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछे दोस्तों तो उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में जो है ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी को लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, वो किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो कि ध्यान रखिएगा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं ऋतुराज अवस्थी जी। और इन्हीं की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस आयोग का कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, तो 3 साल जो है इस आयोग का कार्यकाल होगा। इसके पहले जो 21वां विधि आयोग था, ठीक है, जिसका कार्यकाल ध्यान रखिएगा 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। तब से जो है विधि आयोग का गठन नहीं किया गया था। अब जो है 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में, की अध्यक्षता में। और जो 21वां विधि आयोग का गठन किया गया था दोस्तों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा न्यायमूर्ति VS चौहान, ठीक है, VS चौहान की अध्यक्षता में किया गया था 21वें विधि आयोग का गठन। वही बात करें तो आयोग का जो गठन जो सबसे पहली बार कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। 1955 में आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो सबसे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो MC, ठीक है, ध्यान रखिएगा MC सितलवाड़, ठीक है, MC सितलवाड़, ठीक है। सितलवाड़ जो थे ये पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। पहला विधि आयोग जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये विधि से संबंधित, ठीक है, कानून से संबंधित सिर्फ सरकार को जो है वो सलाह देती है, इसकी सलाह सरकार पे किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। तो विधि आयोग का गठन जो किया गया है 22वां विधि आयोग है, किसकी अध्यक्षता में? ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है हमारा की पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, दूसरा संस्करण था और ये आयोजित भी किया जा सकता है। विनर भी आ गया है, विनर की लिस्ट भी आ चुकी है दोस्तों। तो इसका आयोजन किया जा चुका है। कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये किया गया मेघालय में किया गया था, ठीक है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण, जिसमें देखे विजेता जो राज्य रहा है वो मणिपुर रहा है, ठीक है। मणिपुर जो है इस वर्ष के पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का विनर रहा है। दूसरे स्थान पे असम था, ठीक है। और पहला जो संस्करण दोस्तों हुआ था वो 2018 में हुआ था, मणिपुर में किया गया था, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत के जो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 2018 में मणिपुर में, दूसरा संस्करण 2022 में मेघालय में, जिसमें विनर टीम जो रही है वो मणिपुर रही है, फिर असम जो है दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। मेघालय की कैपिटल देखिए शिलोंग है, ये सब ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। और ये सारी जो कैपिटल है पूर्वोत्तर, खासकर जब आप पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ते हैं जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 जो 7 सिस्टर्स हैं इनके बारे में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 का
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। देखिए ये ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4D नंबर का क्वेश्चन जो है एकदम स्टार कर लीजिए। और जो मेजबान शहर रहेगा वो कैपिटल है जो उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो ध्यान रखेगा, लखनऊ मेजबान सिटी रहेगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश, मेजबान शहर जो है वो लखनऊ है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये निजी तौर पे विकसित किया गया है रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस, और इसको किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है प्रारंभ मिशन। ठीक है, प्रारंभ मिशन के तहत विक्रम एस को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो इसे विकसित किसने किया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखा जाए स्काई रूट, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस जो है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है विक्रम एस रॉकेट को, जिसको प्रारंभ मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए ऐसे पुरस्कार जरूर पूछे जाते हैं, बिहारी पुरस्कार। ठीक है, तो जो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है मधु कंगारिया को, डॉक्टर माधव हाड़ा को, दीपाली राज को या फिर मधुक राज को। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है वो 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए इस वर्ष 2022 में 2 वर्षों का ध्यान रखिएगा, 2021 ठीक है और 2022 के बिरला जो है बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? के बिरला। ध्यान रखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जो राजस्थान के जो कवि रहते हैं, जो साहित्यकार रहते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है 2021 में जो दिया गया है, 2021 का वो 31वां दिया गया है, 2022 का ये 32वां दिया गया है। 2021 की बात करें दोस्तों तो ये किसे दिया गया है ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इनको जो है इनको मधुर कंकारिया को 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और इनके कौन से उपन्यास को? तो हम यहाँ थे के लिए जो है दिया गया है 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 का मधु कंकारिया को। 32वां जो दिया गया है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और इनकी जो कृति है एक आलोचनात्मक कृति जिन्होंने लिखा है जिसका नाम है पचरंग, ठीक है, पचरंग चोला पहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोला पहल सखीर, ठीक है, पहल सखीर जो कि एक आलोचनात्मक कृति है, उस पर इनको जो है 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो ये 31वां 32वां दोनों याद रखिएगा। 31वां मधु कंकारिया को हम यहाँ थे से के लिए, और 32वां जो दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को पंचरंग चोला पहल सखीरे के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? बिम्स्टेक, ठीक है, ये दूसरी जो है बिम्स्टेक मंत्रियों की, कृषि मंत्रियों की मेजबानी की गई है किस देश के द्वारा? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या फिर भारत। और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है वो भारत के द्वारा किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है क्योंकि भारत के द्वारा दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया गया है। और ये 10 नवंबर को किया गया था। 10 नवंबर को आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया था। और इसकी जो बैठक की मेजबानी की गई या फिर अध्यक्षता जो की गई है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। इस बैठक की मेजबानी नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल इनिशिएटिव, माफ करिएगा, कोऑपरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की दोस्तों बात किया जाए तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो ढाका जो कि राजधानी किसकी? बांग्लादेश की। और वहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे सदस्य देखिए कौन से हैं, इसमें 7 मेंबर्स हैं जिसमें 5 जो है साउथ के हैं, साउथ एशिया के हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो इंडिया हो गया, आपका
इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और वहीं 2 देखा जाए थाईलैंड और म्यांमार जो कि साउथ ईस्ट के कंट्री हैं। ये 7 टोटल मेंबर हैं बिम्स्टेक के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन COP27 के 27वें शिखर सम्मेलन में भारत किस गठबंधन में शामिल हुआ? ठीक है, किस गठबंधन में शामिल हुआ भारत? तो देखिए, सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को क्या मिला, जो जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन था COP27 कहाँ पे हुआ? मिस्र में। मिस्र में कहाँ पे? तो शर्म एल शेख में आयोजित किया गया COP27। 27वें शिखर सम्मेलन में एक गठबंधन बनाया गया, उस गठबंधन में भारत भी शामिल हुआ, और वो गठबंधन कौन सा है दोस्तों? जलवायु के लिए मैग्रोव गठबंधन। ठीक है, तो यहाँ पे है मैक। ठीक है, मैग्रोव अलायंस फॉर यहाँ पे क्लाइमेट। ठीक है, मैक गठबंधन में भारत भी शामिल हुआ, और इस पूरे गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा है 2 कंट्री, यूएई। ठीक है, यूएई कर रहा है, और कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है इस पूरे गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, और चूंकि भारत शामिल हुआ, अन्य देशों ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया। वो देश कौन कौन से, वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो है ही है दोस्तों, इंडिया तो आप लोगों ने देखा। फिर हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान। ठीक है, जापान है, स्पेन है। ठीक है, और फिर हमें श्रीलंका भी देखने को मिलता है, और इंडिया। ठीक है, इन कंट्रियों ने जो है इस गठबंधन का समर्थन किया, और ध्यान रखिएगा जलवायु के लिए मैग्रोव गठबंधन जिसको बनाया गया COP27 में, उसका नेतृत्व यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने कहा, और इस बार COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश के पहले राष्ट्रीय संग्रह केंद्र भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहां किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहला, ठीक है, जीवन विज्ञान के आंकड़ों के लिए देश के पहले राष्ट्रीय संग्रह केंद्र जिसका नाम है भारतीय जैविक डेटा केंद्र। ठीक है, इसका उद्घाटन कहां किया गया? हरियाणा में। हरियाणा में कहां किया है दोस्तों? तो फरीदाबाद में किया गया। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में, ध्यान रखिएगा, और इन डेप्थ पूछेगा तो फरीदाबाद ऑप्शन दे सकता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में भारतीय जैविक केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो कि जीवन विज्ञान के आंकड़ों को रखेगा, और ऐसे आंकड़ों को रखने के लिए भारत देश का पहला राष्ट्रीय संग्रह केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा? ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष तक जो है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। 2023, 24, 24, 25, 26 या फिर 27, 28? करेक्ट आंसर इज सी है, 2025-26 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूरे राज्य के जो जिले हैं उन पूरे जिलों में सोने की एक समान कीमत होगी, और ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो है केरल। तो पारदर्शिता के लिए ऐसे कदम उठाता रहता है केरल, और केरल में जो है सोने की एक समान कीमत पूरे राज्य में होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कहां 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया? ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि कितनी ऊंची है दोस्तों? 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। कांस्य यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता है, और कांसे की ये प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसका जो अनावरण किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो ये किसके ऊपर बनाई है? किसकी है ये जो स्टैच्यू? वो है श्री नाड प्रभु। ठीक है, श्रीनाथ, माफ करिएगा, श्रीनाथ प्रभु, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़े। ठीक है, कैंपेगौड़े के में बनाया गया, उनकी ये स्टैचू है। और ये जो कैंपेगौड़े हैं ये बेंगलोर के जो संस्थापक रहे हैं उनमें से ये एक माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्टैचू बनाई गई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा बनाया गया? तो राम वी सुतार।
ठीक है, रामवी सुतार ने जो है इस स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बनाया, जो कि 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। और रामवी सुतार ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी बनाया था, गुजरात में बनाया था। आप मुझे बताएं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जिन्होंने इस पूरे देश को संगठित किया, यूनाइट किया, उनकी ये प्रतिमा है। और ये गुजरात के किस जिले में बनाई गई है आप मुझे बताएं, ठीक है। और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पेकिंग विश्वविद्यालय किस देश से संबंधित है। देखिए, अभी हाल ही में जारी किया गया है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें जो है विश्व के अच्छे, जो एशिया के जो यूनिवर्सिटी है जो अच्छा प्रदर्शन की है, उसमें जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी रही है वो पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है, जो कि चीन की यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 में देखा जाए 5 यूनिवर्सिटी सिर्फ चीन की रही है, ठीक है। और ये इस वर्ष का 15वां संस्करण था। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ये 15वां संस्करण था। इसमें लगभग 750 कुछ यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था, जिसमें से देखा जाए भारत की कुल 118 यूनिवर्सिटी शामिल है, ठीक है। 118 संस्थाएं शामिल है, जिसमें से टॉप अगर हम देखें पूरे 118 यूनिवर्सिटी में कोई भी जो है वो अंडर 10 में नहीं आया। अंडर 10 में 5 तो हमें चीन के ही दिख रहे हैं। और जो टॉप में आया है वो आईआईटी बॉम्बे आया है, जिसकी रैंकिंग देखिए 40वीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, जिसकी रैंकिंग देखा जाए तो 46वीं है, 46वीं, ठीक है। तो हमें टॉप 50 में 2 यूनिवर्सिटी इंडिया की देखने को मिल रही है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे जो है वो 40वें स्थान पे है, आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पे है। और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो है वो 15वां संस्करण है, जिसमें टॉप की यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी है, जो कि किसकी है, चीन की है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का 11वां देश बनेगा, ठीक है। देखिए, टोटल आसियान की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। और इसमें इस समय वर्तमान में देखा जाए टोटल 10 मेंबर्स है, और अभी 11वें मेंबर को मंजूरी दिया गया है कि 11वां सदस्य आसियान का बनेगा। वो कौन बनेगा, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर देखिए इंडोनेशिया से ये अलग हुआ था, और ये देखा जाए तो ये एशिया का या फिर विश्व का सबसे नवयुवक लोकतंत्र देश है। वर्ष 2002 में शायद इसको मान्यता दिया गया था, वहां पे इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा एज ए कंट्री। 2000 में वहां पे एक वो हुआ, लोगों का एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया हुई और वहां पे लोगों ने वोटिंग किया, अलग हुआ इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, और 2002 में इसको मान्यता दी गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा एज ए कंट्री, और ये सबसे युवा लोकतंत्र देश है, ठीक है। और इसको आसियान का 11वां सदस्य बनने की मंजूरी दी गई है। किस समय, तो देखा जाए हाल फिलहाल में 41वां जो है सम्मेलन हुआ है आसियान का, कंबोडिया की राजधानी नामपेन में, ठीक है। वहां पे निर्णय लिया गया कि इसको 11वां सदस्य आसियान का बनाया जाएगा, ठीक है। किसको, ईस्ट तिमोर की। अगर हम बात करते हैं आसियान की, जिसमें वर्तमान में टोटल 10 कंट्रीज है, इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी 8 अगस्त को हुई थी। कब, कौन से ईयर में हुई थी, 1967, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन यहाँ पे भी किया गया था। और इसकी जो कैपिटल है, माफ करिए हेडक्वार्टर है, वो जकार्ता है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है, और वर्तमान में 10 मेंबर्स जो है वो यहाँ पे है। 11वां सदस्य जो बनने जा रहा है आसियान का, ईस्ट तिमोर बनने जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने कैसे अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। तो जो स्विट्जरलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वहां की जो स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैत्री राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया है वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने नताशा पिकर मुसर पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। ध्यान रखिएगा, नताशा पिरक मुसर जो कि पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, किस देश में चुनी गई दोस्तों, तो स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया जो है ये यूरोप में कंट्री है जहां की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, जिनका नाम है नताशा पिरक मुसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि
निम्नलिखित में से किस देश को हराकर इंग्लैंड ने दूसरा T20 विश्व कप जीता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे न्यूज, खासकर T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो है दूसरी बार इंग्लैंड ने जीता है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, किसको? पाकिस्तान को हरा करके। और आप मुझे बताएंगे T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है वर्ष 2022 में वो किस देश में इसका आयोजन किया गया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साहेल में ऑपरेशन बरखाना समाप्त किया? देखिए एक कंट्री है जो कि साहेल रीजन, जो कि अफ्रीका में ये एक रीजन है जिसके देखा जाए जो है सहारा डेजर्ट के दक्षिण में ये साहेल रीजन जो है स्थित है। और इस साहेल रीजन में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बरखाना, जिसको अभी उस देश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उस कंट्री का नाम देखिए क्या है? फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की जो वहां के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो ऑपरेशन बरखाना जो कि वर्ष 2013 से चलाया जा रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। देखिए ये जो ऑपरेशन चलाया गया था उसके पीछे कारण ये था कि 2000 यहाँ पे जो जिहादी विद्रोहियों ने यहाँ पे काफी विद्रोह कर दिया था। और 2013 की बात है जब जिहादी विद्रोहियों ने जो उत्तरी माली है वहां के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद फ्रांस ने अपनी सेना को भेजा और अपनी सेना को 2013 के बाद से पूरे क्षेत्र में नियुक्ति किया। लेकिन लगातार फ्रांस की सरकार पे यह आरोप लगाया जाने लगा कि वो जो साहिल रीजन है वहां पे अशांति फैला रहे हैं, वहां पे एक तरीके से कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत लगातार जो है इस फ्रांस की यहाँ पे बहुत आलोचना होने लगी, जिसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस की सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो ऑपरेशन बरखाना को समाप्त करेंगे। कौन से रीजन से? साहेल रीजन से, ठीक है। तो एक तरीके से उद्देश्य था कि जो साहेल रीजन में जो इस्लामी विद्रोही है उनसे लड़ने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप खोलिएगा, साहेल रीजन को देख लीजिएगा कौन कौन सी कंट्री उसमें शामिल की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? तो ये भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो कि कहां बनाया जाएगा? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर बेंगलुरु। करेक्ट आंसर इज ए, चेन्नई। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई में, वहां पे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जहां पे मुझे लग रहा है चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पे मैं नहीं कर रही हूँ, जहां पे चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। वर्ष 2023 में कहां दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर शुरू होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवर क्रूज पे बहुत से लोग बैठे होंगे, स्पेशली गोवा वगैरह जो लोग जाते होंगे वो लोग काफी क्रूज का सफर किए होंगे। लेकिन ये रिवर, ठीक है, ओशियन में, और ये रिवर क्रूज का सफर शुरू किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर शुरू होगा। कहां पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है काशी यानी कि वाराणसी में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर शुरू होगा, जो कि 10 जनवरी 2023 से शुरू होगा। 10 जनवरी 2023 से इसको शुरुआत की जाएगी और ये 3200 किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है, जो कि वाराणसी से शुरू होकर के कहां तक दोस्तों? वाराणसी से शुरू होकर के डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ जो कि असम में है वहां तक ये चलेगा। 50 दिनों का ये सफर पूरा ये तय करेगा, 50 दिनों में, ठीक है, 50 डेज के ये पूरा सफर होगा करीब 50 दिनों में। और ये मार्च में जो कि पहुंचेगा डिब्रूगढ़ और ये रिवर क्रूज होगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर शुरू होगा वाराणसी से, डिब्रूगढ़ तक जाएगा, 3200 किलोमीटर तक का होगा वाराणसी से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये किस जो है खिलाड़ी का नाम खेल रत्न, इन्हें अभी 30 नवंबर को देखिए पुरस्कार भी दिया गया है। और ये खिलाड़ी कौन है? शरत कमल अचंता, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं शरत कमल अचंता। और ये टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस खिलाड़ी है ये, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है ये शरत कमल अचंता। और इनको जो है खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया, इनको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? ठीक है, तो बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो दिया गया है वो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में दिया गया। और ये कहां पे इसका आयोजन हुआ? तो लंदन में जो है इसका आयोजन किया गया, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया है वो केरल को दिया गया है, ठीक है, केरल को दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड
किस आध्यात्मिक शहर के लिए देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटररेम, ठीक है, कैटररेम पोत का निर्माण करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल, ठीक है, कैटमरेन पोत का जो निर्माण किया जा रहा है वो किस आध्यात्मिक शहर के लिए किया जा रहा है, किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये किया जा रहा है वाराणसी के लिए। ठीक है, देखिए वाराणसी इस समय देखा जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार अपने विकास परियोजनाओं में खूब जोर शोर से लगी हुई, बड़ी मेहनत कर रही है। उत्तर प्रदेश को एकदम ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने का प्रयास है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा कि सरकार का इस तरह से प्रयास और लगातार नई नई चीजों का निर्माण करना, नई नई चीजों का वहां पे उद्घाटन करना। तो ध्यान रखिएगा देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमरेन पोर्ट का जो निर्माण किया गया है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और ये ध्यान रखिएगा वाराणसी शहर के लिए किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। 19 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया जो कि 6 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 6 दिसंबर तक ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन चलेगा। कहाँ पे चलेगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये जो होगा ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा में भी कहा दोस्तों, जो हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है तो कुरुक्षेत्र में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का। कुरुक्षेत्र, ध्यान रखिएगा कुरुक्षेत्र में कब से दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था ना कि 19 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर, माफ करिएगा 6 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो इस गीता महोत्सव जो हो रहा है इसमें अगर आपसे पूछ दे कि पार्टनर कंट्री कौन है, ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो पार्टनर कंट्री है वो नेपाल है। और अगर आपसे पूछ दे पार्टनर स्टेट कौन सा है तो वो मध्य प्रदेश जो है ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का पार्टनर स्टेट है और पार्टनर कंट्री नेपाल है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशा कानून, ठीक है, पेशा कानून तो किस लागू किया है, किस राज्य सरकार ने? करेक्ट आंसर ए, मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया है। बात करें पेशा कानून यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, जो शेड्यूल एरिया होती है उनको पंचायत का जो प्रावधान है, जो ये कानून है उसका एक्सटेंशन करना। देखिए आपको पता होगा कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लाया गया। ठीक है, यानी कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया और इस पंचायती राज व्यवस्था जो प्रावधान है उसी के तहत ग्रामों का एक तरीके से शासन प्रशासन चलाया गया। लेकिन आगे चल करके ये महसूस किया जाने लगा जो ये पंचायती राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसके जो प्रावधान है उनमें जो है उन क्षेत्रों का, खास अनुसूचित क्षेत्रों का, विशेष करके जो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। तो इसी कमी को यानी कि इन्हीं प्रावधानों को सही करने के लिए या फिर इसी कमी को दूर करने के लिए 1996 में, ठीक है, संसद के द्वारा एक कानून पेश किया गया जिसका नाम है पेशा कानून। ठीक है, पेशा अधिनियम 1996। ठीक है, क्या हो गया पेशा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था के जो प्रावधान है उन प्रावधानों का विस्तार करना किन क्षेत्रों में? अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक है, ताकि उस जो है ताकि जो आदिवासी लोग हैं, जो शेड्यूल एरिया के जो लोग हैं उनको भी इन प्रावधानों का लाभ हो सके, वो भी अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन कर सके, इसीलिए पेशा कानून लाया गया। और अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा कब, 15 नवंबर को जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 15 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस के दिन पेशा कानून
को लागू किया मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश इस कानून को लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया। ध्यान रखिएगा, ये पहला राज्य नहीं है, 7वां राज्य है पेशा कानून को लागू करने वाला। द्रौपदी मुर्मू जी ने इस कानून को, यानी कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने इस कानून को लागू किया मध्य प्रदेश में। द्रौपदी मुर्मू जी भी देखा जाए तो ये जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करती है। आप मुझे बताएं किस जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करती है, कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये मुझे बताएं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है भारतीय ओलंपिक संघ का। किसे दोस्तों? तो एमसी मैरी कॉम को जो है चुना गया है भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष। और हम लोगों ने बात किया, देखिए शरद कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस है, उनको जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है एमसी मैरी कॉम, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कई बार भारत को गर्व महसूस कराया है, कई सारे खेलों में इन्होंने मेडल जीते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब बात करते हैं पहली विश्व मीडिया कांग्रेस की। देखिए ये पहली विश्व मीडिया कांग्रेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पेरिस में, अबू धाबी में, न्यूयॉर्क में या फिर बर्लिन में। तो ये अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई का ये कैपिटल है अबू धाबी, और यहीं पे पहली विश्व मीडिया कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया। और इस विश्व मीडिया कांग्रेस को भारत की तरफ से किससे संबोधित किया? तो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं, जिनका नाम है अपूर्व चंद्र। ठीक है, अपूर्व चंद्र ने जो है इसको संबोधित किया, इस पहले विश्व मीडिया कांग्रेस को, जो कि कहां पे आयोजित हुई? अबू धाबी में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नवजात देखभाल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो मतलब मात्र 29 दिन तक के होते हैं, जो बच्चे पैदा होने से 29 दिनों तक, उनको नवजात कहा जाता है। और उनका बहुत ही जो है अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही वो नाजुक होते हैं। तो उनको किस तरीके से ख्याल रखा जाए, इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा नवजात देखभाल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। कब से कब तक ये नवजात देखभाल सप्ताह मनाया जाता है, ये आपसे पूछा। तो 15 से लेकर के 21 नवंबर तक जो है वो नवजात देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन शुरू हुआ। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया नवंबर 2022 में, इसका समापन भी हो चुका है। मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया मिजोरम। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट में इसका आयोजन किया गया, तो हमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो है नॉर्थ ईस्ट के क्या इसका उद्देश्य रहा होगा। तो चूंकि यहाँ पे जितने भी जो घरेलू यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केट है, उन मार्केट में जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र है, उन उत्तर पूर्व के क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना, ये इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्देश्य रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इस वर्ष का 10वां संस्करण था। ठीक है, 10th सेशन था, 10वां संस्करण है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का, जिनका आयोजन मिजोरम में किया गया। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया किसके बारे में? नवजात देखभाल सप्ताह के बारे में। मैं आपको इसका थीम बताना भूल गई, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई डेज जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी थीम जरूर पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, थीम क्या है? होम केयर। ठीक है, होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न जो बच्चा पैदा हो रहा है, न्यूबॉर्न इन अर्बन एरिया। ठीक है, इन अर्बन एरिया, ये इसकी थीम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश के चुनाव आयोग ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? देखिए ये जो देश है, यहाँ पे इलेक्शन था, और यहाँ के इलेक्शन जब हो रहा था तो यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, चीफ इलेक्शन कमीशन वर्तमान में राजीव कुमार है, उनको आमंत्रित किया गया। उनकी देखरेख में ये पूरा इलेक्शन होगा, इसलिए आमंत्रित किया गया। तो ये किससे, कौन से देश ने? तो नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के जो चुनाव आयोग है उसने भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया। और वहां पे इलेक्शन भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेर बहादुर। ठीक है, शेर बहादुर, ध्यान रखिएगा, शेर बहादुर देउबा।
ठीक है। शेर बहादुर देवबा जो है ये इलेक्शन को फिर से जीते हैं, और ध्यान रखिएगा इनका जो एक तरीके से गृह जनपद है जिनका नाम है धन्नकुटा, ठीक है, धन्नकुटा से इन्होंने लगातार 7वीं बार इलेक्शन को जीता है, और ये वहां पे 5वीं बार, 4 बार पहले भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके, हो सकता है अब ये 5वीं बार वहां के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नेपाल की अगर बात किया जाए तो वर्ष 2015 में नेपाल में संविधान लागू हुआ था, और संविधान के लागू होने के बाद ये दूसरी बार इलेक्शन हुआ है, जहां पे शेर बहादुर देवबा जो यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है वो फिर से इलेक्शन को जीत गए धनकुटा से, जो कि इनका गृहनगर है, ये चीज ध्यान रखेगा। और जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को आमंत्रित किया गया था अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए अमेजोन कंपनी, जेफ बेजोस की अमेजोन जो कंपनी है वो $1 ट्रिलियन, ठीक है, कितनी बड़ी है, मतलब राशि है। भारत कहाँ $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन इन्होंने गंवा दिया, और ये दुनिया की पहली ऐसी सार्वजनिक कंपनी बन गई अमेजोन, ठीक है, अमेजोन। अगला प्रश्न है, भारत रूस ईरान ने किस देश पर आयोजित मास्को प्रारूप पर वार्ता में हिस्सा लिया? देखिए मास्को प्रारूप पर एक वार्ता की गई, यानी कि एक तरह की वार्ता थी जिसका नाम मास्को प्रारूप रखा गया, और ये 3 देशों के द्वारा किया गया, आयोजित किया गया, भारत, रूस और ईरान के द्वारा। किस देश की स्थिति को सही करने या किस देश की जो वर्तमान सिचुएशन है उस पर वार्ता के लिए? तो अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान की सरकार आने के बाद वहां पे लोकतंत्र चला गया, तो वहां पे जो वर्तमान स्थिति है और वहां पे लोकतंत्र की बहाली करने के लिए, फिर से पुनः स्थिति को सही करने के लिए मास्को प्रारूप वार्ता आयोजित की गई, और यह आयोजित जो किया गया 3 देशों भारत, रूस, ईरान, अन्य देशों ने भी एज अ पार्टिसिपेट किया वहां पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत, रूस, ईरान के द्वारा मास्को प्रारूप वार्ता आयोजित की गई अफगानिस्तान पे, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की ITTF, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, ITF है, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शरद कमल, ठीक है। ये बार बार हम लोगों ने इनके बारे में काफी सुन लिया, तो देखिए इनको खेल रत्न के लिए भी इनको चुना गया। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय है, ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कोविड-19 आया, उसके बाद देखा जाए देश की अर्थव्यवस्था काफी डगमगा गई, लेकिन जब ये महामारी खत्म हुई और इन 3 सालों के दौरान कौन सा ऐसा राज्य था जो सर्वाधिक कंपनियों को खोला, नई कंपनियों को खोलने में आगे रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में देखा जाए जो अभी कारपोरेट मंत्रालय है, कारपोरेट मंत्रालय, उसने एक आंकड़ा जारी किया और ये बताया कि महाराष्ट्र ने जो पिछले 3 सालों में लगभग 60,000 कंपनियों को, ठीक है, 60,000 कंपनियां महाराष्ट्र में खुली, और इसी के साथ साथ शीर्ष स्थान पे रहा है महाराष्ट्र नई कंपनियों को खोलने के मामले में। वही दूसरे स्थान पे दोस्तों उत्तर प्रदेश रहा है, लगभग 30,000 कंपनियां खुली हैं यहाँ पे 3 सालों में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22वां पुरुष फुटबॉल विश्व कप फीफा किस देश में शुरू हुआ? माफ करिएगा, तो ये फीफा 2022 जो हो रहा है, ये 22वां संस्करण है फुटबॉल विश्व कप का, और ये देखा जाए कतर में शुरू हुआ है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अरब कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप जो है ये आयोजन किया जा रहा है, ये 22वां संस्करण है, और कतर में देखिएगा एक शहर है अल-खोर, ठीक है, अल-खोर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, अल-बयात, ठीक है, अल-बायत स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस स्टेडियम का नाम रखिए, याद रखिएगा, ठीक है, अल-बायत स्टेडियम में 22वां पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन शुरू किया गया है अल-खोर में, ठीक है। इसके बारे में और भी चीजें देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग है कि वर्ष 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये गांधी मंडेला पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है उन्होंने ये पुरस्कार दिया है, और ये वर्ष 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार था जो कि दलाई लामा को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जल जीवन रैंकिंग में किस
राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो जल जीवन रैंकिंग में जो स्थान मिला है किस राज्य को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जल जीवन रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान मिला है काफी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जिलों को इसमें जो है जल जीवन रैंकिंग में स्थान मिला है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसमें से सबसे प्रमुख जिले की बात करें तो शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर जो है वो प्रमुख जिला रहा है और ये काफी देखा जाए अक्टूबर में ये जिला, तो अक्टूबर में ये जिला महत्वाकांक्षी जिला के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला, यानी कि हर घर में नल से जल पहुंचाने में काफी आगे रहा शाहजहांपुर जिला। तो 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सर्वाधिक जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है वो शाहजहांपुर रहा है। और ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो उत्तर प्रदेश जो है जल जीवन रैंकिंग में प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 53 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया गोवा में। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया गया और इस दौरान जो है जिस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो चिरंजीवी कोनिडेला को दिया गया। ठीक है, चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है, अगला है हाल ही में किसे भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता को, रमेश अंचता को, गोपाल मुखर्जी को या फिर दिनेश सिंह को? तो करेक्ट आंसर इज ए है, प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता को भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, इस समय बहुत ज्यादा हमें नियुक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, डायरेक्ट पढ़ना है, समय को भी बचाना है। अगला प्रश्न हमारा कि किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, तो उर्वरक को सबसे ज्यादा जो है आपूर्तिकर्ता इस वर्ष किया है उर्वरक, वो किया है रूस ने। और किस देश के लिए? तो ये देखा जाए, ध्यान रखिएगा, किस देश को छोड़ करके? चीन को। तो चीन को पीछे छोड़ दिया है रूस ने और भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो दिया गया है वो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। इनके बारे में हम लोगों ने क्लास में बात किया था। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया था। और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं बार बार कह रही हूँ, जिन लोगों को इन डेप्थ क्लास देखनी है वो डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करें। ठीक है, जो भी डेली लाइव सेशन जो चलता है उसको आप डेली फॉलो करें। और खासकर डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे आप ज्वाइन कर लें। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल होगी। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे तो कम से कम पीडीएफ को हल्का फुल्का पढ़ लें तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया और किन्हें किन्हें इस वर्ष का दिया गया। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी, ये खोजना। ठीक है, कम से कम आप भी कुछ हमें बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? देखिए, ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है की जाती है और यहाँ पे पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी जो की जा रही है वो सिंगापुर में की जा रही है। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन 2021 में किया गया था, टोक्यो में किया गया था, और ओलंपिक 2024 देखिए 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो ओलंपिक 2014 की जो मेजबानी करा पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, पेरिस में, माफ करिए, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है वहां पे होगा। और यहाँ पे पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी कर रहा है सिंगापुर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 से 25 कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल किया है? देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें जो भारत ने जीत हासिल किया है। ठीक है, भारत ने, और भारत जो है 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर जो है रहेगा। और यहाँ पे जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी कि कौन इस कमीशन का उपाध्यक्ष होगा, वो होंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, बीमल महेंद्र। ठीक है, बीमल महेंद्र जो होंगे वो होंगे, इसका नाम ध्यान रखिएगा, वो जो है अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, कितने वर्षों? 23 से 25 के लिए। ठीक है, और आज की हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 4 से 7 सितंबर तक भारत में पहली जी शेरपा
बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है, दिसंबर तक, माफ करिएगा सितंबर मैंने बोल दिया, दिसंबर, ठीक है, यानी कि जैसा कि आपको पता है G20, ठीक है, इस वर्ष G20 की मेजबानी जो किया है किसने, इंडोनेशिया ने किया है, ठीक है, इंडोनेशिया ने किया है 2022 की। और अगर हम बात करें 2023 की जो मेजबानी करने जा रहा है G20 की, वो इंडिया करने जा रहा है, और पहली बार जो है इंडिया G20 की मेजबानी करने जा रहा है, जिसको देखा जाए तो अभी 1 तारीख को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है, किससे, इंडोनेशिया से। और यहाँ पे पहली जो है शेरपा मीटिंग, शेरपा क्या होते हैं दोस्तों, तो जितने भी देश होते हैं इस ग्रुप के G20 के, उन देशों के प्रमुख के प्रतिनिधि होते हैं शेरपा। और ये क्या होते हैं कि सम्मेलन के पहले सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, उन सब की पूरी रूपरेखा ये शेरपा बनाते हैं। तो ये पहली बैठक G20 शेरपा बैठक की मेजबानी भारत, जो कि G20 की मेजबानी करने जा रहा है, तो शेरपा की भी जो है मेजबानी भारत करेगा, अध्यक्षता करेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो है 4 से 7 दिसंबर तक होगा ये उदयपुर, जो कि राजस्थान का शहर है, जिसको झीलों का शहर कहते हैं, उदयपुर में G20 की जो है पहली शेरपा मीटिंग होगी, माफ करिएगा, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, और ये उदयपुर में होगा, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत करेंगे, जो कि पूर्व CEO है नीति आयोग की, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो G20 शेरपा भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की जा रही है उदयपुर शहर के द्वारा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, जहां पे मुझे लगा कि हाँ डिस्कस करने जैसा था, वहां पे मैंने कुछ पॉइंट बताया, जहां पे मुझे लगा हाँ ठीक है आंसर करके चलना है, वो हमने देखा। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें सिर्फ एक वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस को फॉलो करना होगा, उनको रेगुलर फॉलो करिए, अपनी की नोट्स बनाइए। बाकी मंथ की लास्ट में हम इसी तरीके से रिविजन वीडियो लाते रहेंगे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये देखिए आज के जो नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स था, जो कंपाइलेशन वीडियो थी, उसका पूरा ये आंसर है। आप इसको जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और फिर से इस बार पढ़ करके रिवीजन करिए, ठीक है। बाकी हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मॉर्निंग में 7 बजे, जो कि हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। बाकी मंथ की लास्ट में भी इसी तरीके से करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन वीडियो में हम लोग आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।